वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी जूनियर एडिट के लिए एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। डेफिनेटली साइंस के ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। और आज की क्लास में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का सेक्शन सिलेबस में ज़्यादा है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाएँ। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि आप कितना स्कोर करते हैं, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आपका लेवल जो है वो क्वेश्चनों का रख सकूं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम। रक्त किस द्रव माध्यम से मिलकर बना होता है, ये हमें बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। जो फ्लूइड मीडियम होता है ब्लड के अंदर, ऑलमोस्ट 55% पर होता है ये हमारे ब्लड का, ये प्लाज्मा होता है। ये येलोइश कलर का होता है और ये आपका फ्लूइड होता है, द्रव होता है। इसके अलावा ब्लड में 3 टाइप के सेल होते हैं। एक होते हैं आपके रेड ब्लड सेल, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल और एक होते हैं आपके प्लेटलेट्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये ब्लड में अप्रोक्स 45% होते हैं। उसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं और जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो लेस देन 1% होती हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ब्लड के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर एक टॉपिक वहाँ पर दिया है और काफ़ी चीज़ें मैंने बता भी दी हैं। रेड ब्लड सेल्स को आप एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को आप लिम्फोसाइट बोलते हैं। ये देखिए, जो एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स हैं, इन्हीं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई की, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? वो जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है वही ये कार्य करता है। बाकी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये आपके प्रतिरोधी की तरह कार्य करते हैं। आपको बाहर से जितने भी जीवाणु हैं या बैक्टीरिया हैं, उनसे लड़ने में आपकी मदद करते हैं। कौन? वाइट ब्लड सेल। एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये मेडिसिन है जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं बाहर की डिजीज़ों से, वाइट ब्लड सेल। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। विटामिन के, हेपेरिन जो होता है वो आपका एक क्या होता है, हार्मोन होता है जो मदद करता है इसमें। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी, बहुत जगह आपने पढ़ी भी होंगी। तो बाकी ब्लड के बारे में और अच्छे से देख के जाइएगा। देखिए, जो ब्लड होता है वो 4 ग्रुप इसमें हम डिवाइड करते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। ओ जो होता है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है, लेकिन जो ए बी होता है वो हर किसी से ब्लड ले सकता है। ए बी के अंदर जो एंटीबॉडी होती हैं वो नहीं पाए जाते, और जो ओ वाले ब्लड ग्रुप होते हैं उनके अंदर एंटीजीन नहीं पाए जाते। इनमें सारे एंटीबॉडी होती हैं, जिसकी वजह से ये सबका जो ब्लड है वो सबको दे सकते हैं। और ए बी वाले ब्लड जो हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एंटीबॉडी नहीं होते, इनके अंदर एंटीजीन होते हैं। बाकी ए के अंदर एंटीबॉडी भी होगा और एंटीजीन भी होगा। सेम ऐसे ही बी के अंदर भी एंटीबॉडी भी होता है और एंटीजीन भी होता है। तो ये सारी बात मैंने ब्लड के बारे में एक्स्ट्रा में आपको अच्छे से बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन इन द पैनक्रियाटिक जूस। निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम है जो हमारे अग्नाशय में निहित होता है, ये हमें बताना है। देखिए, हमारे अग्नाशय में जो हमारा पैनक्रियाज होता है, हमारे स्टमक से थोड़ा नीचे होता है, उसमें हमारे पैनक्रियाटिक लाइपेज भी होते हैं। ये जो लाइपेज एंजाइम होता है ये आपकी मदद करता है फैट के ब्रेकडाउन में। और ये जो लाइपेज है ये हमारे पैनक्रियाज के अलावा हमारे स्टमक में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर पैनक्रियाज के बारे में पूछ रहा था, तो लाइपेज भी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी जो आपका ट्रिप्सिन होता है ये भी आपके पैनक्रियाज में पाया जाता है, लेकिन ये स्टमक में नहीं पाया जाता। ये जो ट्रिप्सिन आपका एंजाइम है ये ओनली आपके पैनक्रियाज में पाया जाएगा। और ये किस में मदद करता है? ये आपके प्रोटीन को जो डिग्रेड करना है, उसको डिग्रेड करने में ये जो ट्रिप्सिन है वो आपका मदद करेगा। उसके बाद अमाइलेस होता है। ये जो अमाइलेस होता है इसे हम टाइलिन भी बोलते हैं। और टाइलिन से आपको याद आएगा पीट, ये टाइलिन होता है। और ये जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड, जो लाला ग्रंथि होती है उसके अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो होता है वो टाइलिन होता है। और टाइलिन को ही हम अमाइलेस बोलते हैं। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में, उनको डिग्रेड करने में मदद करता है। स्टार्च को हमारे किस
किस में बदल देता है, शुगर में बदल देता है। और ये जो अमाइलेस है ये हमारे स्टमक के में भी पाया जाता है, याद रखेंगे, ये हमारे लाला ग्रंथि में भी पाया जाता है और ये हमारे पैनक्रियाज में भी पाया जाता है। तो बहुत से एंजाइम कॉमन हैं जो जगह जगह मिलेंगे। जैसे अमाइलेस है ये हमारा माउथ के अंदर भी है, ये हमारा स्टमक में भी पाया जाता है और ये हमारा पैनक्रियाज में भी पाया जाता है। सेम ऐसे ही जो लाइपेज होता है ये जो होता है ये हमारे स्टमक में भी होता है और ये पैनक्रियाज में भी होता है और ये फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। और बाकी जो ट्रिप्सिन होता है ये हमारा पैनक्रियाज में होगा और ये हमारे प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, ये आप याद रखेंगे। बाकी हमारे जो स्टमक होता है, अमाशय होता है, उसके अंदर एक एसिड भी होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और ये जो पेप्सिन नामक एंजाइम है ये भी हमारे कहाँ पाया जाता है, ये भी हमारे स्टमक में पाया जाता है। तो स्टमक में कौन कौन से एंजाइम बता दिए मैंने, पेप्सिन भी पाया जाता है, लाइपेज भी पाया जाता है और अमाइलेज भी पाया जाता है। पैनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम बताए आपको, ये तो तीनों किस में हो जाएंगे, पैनक्रियाज में। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी मैंने माउथ के अंदर भी बता दिया, ये जो अमाइलेस है जिसको हम टाइलिन बोलते हैं ये हमारे जो माउथ होता है, जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड होता है वहाँ से सीक्रेट होता है ये एंजाइम। तो मैंने सारे एंजाइम आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। फिर से आ गया, जो पेप्सिन है और ये जो ट्रिप्सिन है ये कौन कौन सीक्रेट करते हैं। ये जो पेप्सिन होता है ये सिर्फ आपका स्टमक सीक्रेट करता है और ये जो ट्रिप्सिन होता है ये आपका पैनक्रियाज सीक्रेट करता है। बाकी आप याद रखेंगे पेप्सिन जो है वो और कोई सीक्रेट नहीं करता, वो सिर्फ आपका स्टमक सीक्रेट करता है। सेम ऐसे ही जो ट्रिप्सिन होता है वो आपकी पैनक्रियाज जो है वो सीक्रेट करती है। दोनों का काम एक ही होता है, ये दोनों प्रोटीन को ही डिग्रेड करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, अमाशय और अग्नाशय। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। लेकिन याद रखेंगे जो लाइपेज है ये सब जगह पाया जा रहा है, लाइपेज आपका स्टमक में भी है और पैनक्रियाज में भी है। लेकिन जो आपका टाइलिन है, टाइलिन आपका माउथ में ही है, लेकिन जो ट्रिप्सिन है वो आपका पैनक्रियाज में है और जो पेप्सिन है वो आपका स्टमक में है। कॉमन वाले भी याद रखने हैं और जो पर्टिकुलर किसी ग्लैंड में पाए जाते हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फ्लोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले हम समझते हैं ये होलोजोइक मोड क्या होता है। इसमें होता क्या है, जो न्यूट्रिशन होता है पहले क्या कर देते हैं ये ऑर्गेनिज्म, फूड को अपने अंदर ले लेते हैं और उसके बाद उससे क्या करते हैं, उसका बाद में एसिमिलेशन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू द होल बॉडी। बाद में उसको पचाते हैं और फिर उसको एनर्जी जो है वो होल बॉडी में सप्लाई करते हैं। शुरू में खाली क्या करेंगे, उसका इंजेक्शन करेंगे, धीरे धीरे वो उसको फिर एसिमिलेट करके पूरी बॉडी में उसकी एनर्जी को जो है वो सप्लाई कर देंगे। तो ऐसे कौन से किनमें ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है पैराकेट और अमीबा में। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हानिकारक प्रभाव से पेट की अंदरूनी परत को बचाने के लिए कौन मदद करता है, तो वो होता है आपका म्यूकस। ये जो बलगम है, म्यूकस है, यही मदद करता है। ये एक विस्कस सीक्रेशन होता है जो हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पेप्सिन आपके स्टमक से सीक्रेट होता है, ट्रिप्सिन जो है वो आपके पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, अच्छे से मैंने आपको याद करा दी हैं। ये जो बाइल है वो आपका लीवर सीक्रेट करता है और इसको जो आपका गैल ब्लैडर होता है जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं वो आपका वहाँ पर इसको स्टोर करता है। बाद में ये जो बाइल है ये आपका क्या होता है, ये आपके स्टमक में जाता है और सॉरी ये बाइल जो होता है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है और वहाँ जाकर ब्रेक डाउन में मदद करता है, ठीक है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द वेन विच ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज नोन एज। शिरा जो फेफड़ों से रक्त को हृदय में लाती हैं उन्हें किस रूप में कहा जाता है, क्या किस रूप में जाना जाता है। सपोज ये आपका हार्ट है तो हार्ट से जितनी भी नलियां हैं, वेसल्स हैं जो हमारे रक्त को हमारी बॉडी में लेकर जाती हैं वो सारी क्या होती हैं, हार्ट से लेकर जाने वाली जो
वेसल्स होती हैं, नलियाँ होती हैं, वो हमारी आर्टरीज़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो हमारी आर्टरीज़ कहलाती हैं। और उसके बाद ये क्या करती हैं, जो ब्लड होता है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो वापस फिर कहाँ जाता है, वो वापस हमारे फिर से हार्ट में जाता है। और वापस हार्ट में ले जाने वाला काम कौन करती हैं, वो हमारी वेंस करती हैं, वो हमारी शिरा करती हैं। तो याद रखिएगा, हार्ट से ले जाने का काम कौन करती हैं, आर्टरीज। हार्ट में ब्लड को लाने का काम कौन करती हैं, वो वेंस करती हैं, वो शिरा करती हैं। अब ये जो आर्टरीज होती हैं ना, ये जो धमनियाँ होती हैं, इनमें आपका शुद्ध रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। और ये जो वेंस होती हैं, इनमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन होती हैं, क्या, आपकी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये क्या करती है, लंग से जो हमारा क्लीन ब्लड है उसको हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। देखिए, वेन काम वही करेगी, कहाँ तक पहुंचाएगी, हमारे हार्ट तक पहुंचाएगी। आर्टरीज हार्ट से लेके जाती हैं, तो वेन काम तो वही कर रही है, हमारे हार्ट तक पहुंचा रही है। लेकिन इस बार जो वेन मैंने बताया था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहुंचाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है यहाँ पर एक्सेप्शन होती है। ये हमारे ब्लड में क्या करती है, जो क्लीन ब्लड होता है उसको हमारे लंग्स से माध्यम से हमारे हार्ट तक, वहाँ से वो लंग से ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन वो जो प्योर वाला ब्लड है वो हमारे हार्ट तक पहुँचाती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी आर्टरी जो हैं ये हमारे लंग्स तक लेकर जाती हैं कौन सा वाला ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जो पल्मोनरी वेन और आर्टरी हैं, फुफ्फुसीय शिरा और ये जो धमनी है, ये इसके एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी वेन। जो ये शिरा होती है यही हमारे लंग से ब्लड में जो है प्योर जो क्लीन ब्लड है उसको लेकर आती है, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मूवमेंट ऑफ सिंथेसाइज प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स टू द रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टेक प्लेस थ्रू द फ्लोएम। ये तो आपको पता होगा, कौन सा टिश्यू, कौन सा ऊतक होता है जो हमारे भोजन को प्लांट में सिंथेसाइज करने में मदद करता है या फिर उनके अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो वो ऊतक होता है आपका फ्लेम। द प्रोसेस इज नोन एज, देखिए, पत्तियों से जड़ों तक और पौधों के शरीर से अन्य हिस्सों में संश्लेषित उत्पादकों को स्थानांतरित करने का कार्य ये फ्लोएम करता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, ये जो फ्लोएम आपका भोजन को, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। भूल कर भी ट्रांसपिरेशन मत कर देना। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट्स में क्या होता है, पानी का बाहर निकलना होता है। लेकिन ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जब हमारे प्लांट्स के अलग अलग पार्टों में जाते हैं फ्लोएम के माध्यम से, वो प्रोसेस कहलाता है आपका ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। Next question, question number 8. The process of diffusion of solvent particle from the region of less solute concentration to the region of high solute concentration through semi-permeable membrane is known as। अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च विलीय सांद्रता वाले क्षेत्र से कम विलीय सांद्रता के क्षेत्र में विलायक कणों के प्रसार की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो बड़ी आसानी से चले जाएंगे, जब लो से हाई की तरफ जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ जाते हैं कोई भी सब्सटेंस जो भी उसमें सॉल्यूट है, जब वो लो से हाई की तरफ जाएगा तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, वो होता है ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपका सब्सटेंस जाएगा तो वो होता है डिफ्यूजन। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। देखिए, हाई कंसंट्रेशन मतलब जिसकी ज़्यादा अमाउंट में है, जैसे पानी है, पानी में शुगर है, तो शुगर जो है अगर उसमें कम अमाउंट में है तो उसका लो कंसंट्रेशन होगा। लेकिन पानी ज़्यादा अमाउंट में है तो उसका हाई कंसंट्रेशन है। तो जब हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाते हैं पार्टिकल्स तो वो होगा क्या, वो आपका डिफ्यूजन होगा। लेकिन जब लो कंसंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो बीच में से इनका ट्रांसफ़र करा रही है, तो वो प्रोसेस आपका ऑस्मोसिस होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्लास 9th में हम ये पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये आप याद रख लीजिएगा। लो से हाई कंसंट्रेशन के थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से वो ऑस्मोसिस होता है, और जब हाई से लो की तरफ आएगा तो वो आपका डिफ्यूजन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज, मानव उत्सर्जन प्रणाली की उत्सर्जन इकाई को किस रूप में जाना जाता है। बहुत से बच्चे यहाँ पर किडनी कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये यूनिट पूछ रहा है कि एक्सक्रीटरी यूनिट क्या होती है, वो आपकी नेफ्रॉन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो एक्सक्रीटरी पूरा उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें बेसिकली आपकी किडनी आती है जो ब्लड को फिल्टर करती है, और उस किडनी में भी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो आपकी नेफ्रॉन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। किडनी मत कर देना, कभी किडनी कर दो तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। वो यूनिट पूछ रहा था तो यूनिट आपकी नेफ्रॉन होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ कथन दिए हैं, उनको हमें पढ़कर बताना है कि कौन से कथन सही हैं। देखिए, प्रोक्रिएट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि प्रोक्रिएट्स क्या होते हैं और यूक्रियोट्स क्या होते हैं। हम ह्यूमन जो हैं वो यूक्रियोट्स के अंदर आते हैं। प्रो मतलब पुराने, यूक्रो मतलब नहीं। तो पुराने जिनमें सही से न्यूक्लियस नहीं था, उनकी फंक्शनिंग थोड़ी कम होती थी, और जो यूक्रियोट्स हैं धीरे धीरे डेवलप होते चले गए और उनकी फंक्शनिंग जो है वो थोड़ी एडवांस हो गई। हम मल्टी सेलुलर हैं, ये सिंगल सेल हैं प्रोक्रियोट्स जो हैं। तो जो प्रोक्रियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अंदर कौन कौन से आपके ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जो ग्रीन एल्गी होते हैं, है ना, जो शैवाल होते हैं वो प्रोक्रियोट्स ही होते हैं। जो आपका पैरामीशियम है वो आपका प्रोक्रियोट्स है। तो ये जो प्रोक्रियोट्स होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता। जैसे बैक्टीरिया है वो भी आपका प्रोक्रियोट्स है। यूक्रियोट्स में हम ह्यूमन हो गए जो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, जो प्रोक्रियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। बिल्कुल सही, इनमें वेल डिफाइंड जो केंद्रक है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपका बैक्टीरिया हो, चाहे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे आपका शैवाल हो। अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिका जीव भी सारे कार्य कर सकता है। बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा सारे कार्य करता है। वो अपने फाल्स फीड सूडोपोडिया के माध्यम से क्या करता है, भोजन को लेता है, फिर बाद में उसको डाइजेशन भी करता है और बाद में वो एक्सक्रीशन भी करता है। तो वहाँ पर वो सारे फंक्शन कर रहा है, भले ही चाहे वो सिंगल सेल है आपका। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रोट्स। बिल्कुल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो शैवाल होते हैं, याद रखेंगे ये प्रोक्रोट्स का ही उदाहरण होते हैं। बैक्टीरिया भी प्रोक्रोट्स ही होते हैं। यूक्रोट्स जो होते हैं डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बात गलत बोल रहा है। ये अगर यूक्रोट्स की जगह प्रोक्रोट्स लिखा होता तब बात सही होती, लेकिन जो यूक्रोट्स होते हैं जैसे हम मल्टी सेलुलर हैं, और हमारे अंदर वेल डिफाइंड जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो मिलता है, और उसके अंदर क्रोमोजोम्स भी होते हैं, और क्रोमोजोम्स के अंदर हमारे डीएनए भी होते हैं, और डीएनए की भी छोटी इकाई क्या होती है, वो आपकी जीन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, और ए और बी और सी तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय द नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। हमारे शरीर में सबसे पतली ट्यूब्स कौन सी होती हैं, वो आपकी कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती हैं। और ये केशिकाएं ही क्या करती हैं, जो आपने देखा होगा डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है CO2 वाला, और फिर बाद में वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है O2 वाला, वो बीच में उसका ट्रांसफ़र, उस गैस का एक्सचेंज कौन करवा रही हैं। तो उस गैस का एक्सचेंज जो O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, वो आपकी बहुत पतली पतली वेसल्स होती हैं, नलियाँ होती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग होता है। तो याद रखेंगे, प्लांट हो या कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उन्हें प्रोटीन का सिंथेसाइज करना है तो उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। याद रखेंगे, तो सिंथेसाइज में ऑक्सीजन मत कर देना। यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बच्चे इसको ग्लूकोज कर देते हैं, लेकिन ग्लूकोज नहीं होगा। जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, वो आपका स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। बाकी मैं आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी बता देती हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। रिएक्शन में हमें
चाहिए होता है आपका 6CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों को मिल जाएगी आपकी एयर से, और उसके बाद जो है 6H2O उनको पानी चाहिए जो मिल जाएगा उनको जड़ों से, और उसके बाद सनलाइट का होना ज़रूरी है, और साथ में जो क्लोरोफिल है सनलाइट की प्रेजेंस में पत्तियों के अंदर जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद ये खाना बनाना शुरू करते हैं। और जिस प्रोसेस में फाइनल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें मिल जाता है C6H12O6, तो ये हमें एक ग्लूकोज जो है यहाँ पर हमें मिल जाता है, और साथ में यहाँ से रिलीज होती है आपकी ऑक्सीजन भी, और जो H2O है वो भी बाहर यहाँ पर निकल जाता है। तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। लेकिन आप याद रखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लांट में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, होमोलोगस ऑर्गन हैव, सजातीय अंग कौन से होते हैं। देखिए जो होमोलोगस होते हैं उनमें क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन डिफरेंट फंक्शन होता है, समान संरचना होगी लेकिन वो कार्य अलग करेंगे, और वही आपके सजातीय या फिर होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमन हैं, हम मैन हैं, तो हमारे जो आगे वाले हाथ हैं दो, जिन्हें हम फोर लिम्स बोलते हैं, या फिर मैं फ्रॉग के फोर लिम्स बोलूँ, या मैं वेल के जो आगे के फ्लिपर होते हैं वो मैं बोलूँ, तो इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग होता है। जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे जो फोर लिम्स हैं, हमारे जो हाथ हैं, वो सामान को उठाने में, रखने में, वो उसमें मदद करते हैं, तो जो इनका फंक्शन अलग हो गया। फ्रॉग के जो फोर लिम्स होते हैं, जो उसके अग्रपाद होते हैं, वो उसको जंप कराने में मदद करते हैं, और जो वेल्स के आगे के फोर लिम्ब बोलेंगे जिन्हें हम फ्लिपर बोलते हैं, वो उसको स्विम कराने में मदद करते हैं। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग हैं, और ऐसे ही ऑर्गन आपके होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, सजातीय अंग होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज, निषेचन के बिना मादा युग्मक से जब नया ऑर्गेनिज्म का विकास हो जाता है, और यह आपको याद ही रखना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना है, पार्थिनोजेनेसिस। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें, शेयर भी कर दें, ये ना सोचें कि नॉलेज हम तक ही रह जाए, औरों तक भी जाने दें, उसको शेयर करें। और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़, स्टूडेंट जो हैं, आप सब्सक्राइब भी कर दें, सब्सक्राइब में भी कंजूसी ना करें। तो चलिए अब हम कॉलम की मैचिंग करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से डिस्कवरी की है, और पूरी उम्मीद है यहाँ से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इसकी जो सबसे पहली सीरीज़ थी वहाँ पर भी मैंने कुछ डिस्कवरीज़ के बताए थे, किस किस ने क्या डिस्कवरीज़ की है, और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं जिनका जिक्र हमारा एनसीईआरटी में भी है, और अदर बुक्स जितनी भी हैं सब में वहाँ पर उनका जिक्र है। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने किसकी खोज की थी, मैचिंग तो आप कर लेंगे, बेसिकली मैं डिस्कवरी बता देती हूँ किसने कौन कौन सी की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो ये क्वेश्चन एग्जाम काफ़ी बार आया है, ये है पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, उसकी खोज की है। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन, जिसे हम किडवन बोलते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, दूध का दही बन जाना, वो आपका फर्मेंटेशन है। तो ये जो किडवन है, फर्मेंटेशन है, इसकी खोज लुईस पास्चर ने की है। और रॉबर्ट कॉच ने जो है एंथ्रेक्स बैक्टीरियम नामक जीवाणुओं की खोज की थी। तो याद रखिए ये चारों को आपको याद रखना है, और ऐसा मैचिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के साथ चले गए, एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स की खोज की है, और लुईस पास्चर जो है उन्होंने फर्मेंटेशन की, और रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की यहाँ पर खोज की है। और ये सारे खोजकर्ता आप याद रखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन टर्म्स यूज फॉर, ये जो वनस्पति प्रसार होता है या फिर कायिक प्रजनन होता है, इसका मतलब क्या है, ये पौधों में होता है। ये पौधों में वो प्रजनन होता है जिसमें पौधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कर कर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं अपने अलग अलग पार्ट के माध्यम से, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट के माध्यम से, चाहे वो पत्तियां हों, चाहे वो उनकी तने हों, स्टेम हों, उन सब के माध्यम से जब वो क्या करेंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे, तो वो होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रजनन। जैसे हमें आलुओं में देखने को मिलता है, गन्ने की स्टेम से क्या होता है, दूसरा गन्ना आ जाता है। रोज़ है, रोज़ की स्टेम से। ब्रायोफाइलम जो पत्थर चट्टा होता है, वो अपनी पत्तियों से ही नया ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही आपका कायिक जनन होता है, और ये जो टर्म है वो किस में यूज़ होता है, वो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, पौधों में अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेली इज
इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सेल टू सर्वाइव। निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो हमें बताना है भोजन के भंडारण में शामिल होता है और अन्य पोषक तत्वों को जीवित रहने के लिए सेल को उसकी आवश्यकता होती है। बेसिकली ये करता है जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो हमें बताना है ये सेल का कौन सा पार्ट है। सेल में डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं कंपोनेंट्स, तो उनमें ये कौन सा कंपोनेंट है, तो ये होता है आपका वैक्यूल्स। रिक्तिका, ये रिक्तिका क्या करती हैं, ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। वैक्यूल्स प्लांट में ये जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल्स हैं रिक्तिका हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगी, प्लांट में भी एनिमल में भी, जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जितने भी सब्सटेंस बॉडी में आ रहे हैं, सॉरी सेल के अंदर आ रहे हैं, कोशिका के अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा संग्रह वाला हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ही सारी जो एनर्जी है जो बॉडी में जानी है वो यहाँ पर डेवलप होगी एटीपी के माध्यम से। लाइसोसोम जो होते हैं इनको हम सुसाइटल बैग भी बोलते हैं। ये जितना भी कूड़ा कचरा होता है सेल के अंदर उसको इकट्ठा करते हैं और बाद में ये खुद ही फट जाते हैं, तो इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है आपका लाइसोसोम को। ये बात भी आपको सारी याद रखनी है। और ये सारे सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो कोशिका है उसके अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो पाए जाते हैं वो सारे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ पर कर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गोल्गी बॉडी। ये जो गोल्गी बॉडी होती है या फिर गोल्गी अपैरेटस होता है ये भी आपका कोशिका का ही एक कंपोनेंट है। ये इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। इट इज़ अ सैक लाइक ऑर्गेनेल, बिल्कुल ये थैली जैसा होता है। और जो लाइसोसोम होता है वो भी थैली जैसा ही होता है, ये सैक लाइक होता है। इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल केंद्रक के पास ही होता है ये। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द पार्टिकल थ्रू आउट द सेल। जी हाँ, ये पूरे सेल में जो कणों को हैं, जितने भी चीज़ों का, जितने भी सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र कराना है वो ट्रांसफ़र कराने का काम आपका गोल्गी बॉडी ही करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उपरोक्त सभी जितनी भी बातें बोली हैं वो सारी की सारी सही हैं। तो मैंने गोल्गी अपैरेटस आपको समझा दिया। ये क्या करेगा, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, जितने भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराना है, जैसे प्रोटीन बना दिया आपका किसने, वहाँ पर राइजोसोम ने उस प्रोटीन को सिंथेसाइज किया, तो फिर उस प्रोटीन को पहुँचाने का काम हमारे फर्दर अलग अलग जगहों पर वो कौन करेगा, वो गोल्गी बॉडी करेगा। लाइसोसोम का मैंने बता दिया, ये क्या करता है, ये सारा कूड़ा कचरा को सेल के अंदर इकट्ठा करता है। वैक्यूल्स क्या करते हैं, भोजन को, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं उनको स्टोर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का करता है, ये एनर्जी को जनरेट करता है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंस इन प्लांट सेल। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो पशु कोशिका में मौजूद होता है लेकिन जो पौधे होते हैं, पादप कोशिका होती हैं, प्लांट सेल होते हैं, उनमें अनुपस्थित रहता है। तो वो होता है आपका सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जो होता है वो आपका एनिमल सेल में नहीं होता, ये प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर अलग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बताए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू वेरी मच।